नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, आज से हम लोग आपके हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ का डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके सेपरेट टेस्ट में लूँगा। जिसमें आपका सबसे पहले आपका टेस्ट आपको हिंदी का मिलेगा, एंड आपको विज्ञान, सामान्य विज्ञान का मिलेगा, एंड देन आपको मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके टोटल 400 अंक का पेपर होने वाला है। और दोस्तों, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है कि अभी करंट में आपकी यूपीएसआई की रनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इसके तुरंत बाद आपको रेडियो ऑपरेटर की डेट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिए और हमारे साथ आप डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले आपको हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं, और दोस्तों उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हैं आपके टोटल 6 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें कि आपको सिलेबस में मेंशन कर रखा है भर्ती बोर्ड ने। इनमें टोटल आपके 6 चैप्टर हैं। अब चलिए प्रैक्टिस सेट अगर स्टार्ट करें, तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन जिसमें आपका दिया गया है, उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। दोस्तों इस सारांश को पूरा पढ़ना है, जो कि आपका अपठित गद्यांश दिया गया है। इसका आपको आंसर बताना है। तो तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। जो वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ने से ही आपको शीर्षक जरूर पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका जो शीर्षक रहेगा वो आपका कार्य तत्परता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? दोस्तों, जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुका हूँ पहले से ही, इस वजह से हम आपका आंसर जो आएगा वो आपका तत्परता सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? तो दोस्तों, अगर आप ये आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप इसको पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जो आपके किसी वर्णमाला में जो लिखने के लिए जो लिप की का यूज होता है, उसको आखिर बोलते क्या हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपका उसको वर्णमाला कहते हैं। जो लिपि होती है आपकी, उसको क्रमबद्ध रूप से संयोजित जहाँ पर करेंगे वहाँ पर आपकी वर्णमाला बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो वर्ण हैं वो आ या फिर का, खा, गा, घा हो गए। जब तक इनको क्रमबद्ध रूप से संयोजित नहीं करेंगे, तब तक ये वर्णमाला नहीं कहलाती है। तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है, किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, ये आपके ऑप्शन रहे 5वें नंबर क्वेश्चन के। इनमें आपको बताना है आपका कौन सा सही आंसर है। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी इनका मात्राओं में तो यूज किया जाता है, और दोस्तों ये स्वर भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके 6 नंबर क्वेश्चन की। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ये आपको बताना है कि अपनी आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज करते हैं, उनको आखिर बोलते क्या हैं? तो दोस्तों, आपको इसमें आपका अर्ध तत्सम आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? दोस्तों, आपको बताना है जो मानवता, इसको बोल सकते हैं मनुष्यता को, मानवता, ये कौन सा भेद है आपका? तो दोस्तों, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाती है, यानी कि भाववाचक संज्ञा में आपको पता है कि जिस चीज़ को मापा या तौला ना जा सके, या फिर जिनकी कोई दोस्तों ये जातिवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि ये मानवता कोई जातिवाचक संज्ञा तो है नहीं। इसको आप कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मानवता कितनी मानवता या फिर किस तरह की मानवता, इसको आप नहीं बता सकते। इस वजह से ये आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है।
अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए सभी सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जितेंद्रिय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। मतलब अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। दोस्तों जब आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे तो दोस्तों अलगाव तो आपको पता ही है कि सर अपादान होता है। जैसे कि आपको कर्ता ने, दोस्तों इसका संप्रदान, इस संप्रदान के लिए यूज होता है। जहाँ भी के लिए शब्द हो वहाँ पर संप्रदान होगा आपका। और अधिकरण जो होता है आपका, अधिकरण में आप पर आ जाए तो वहाँ पर आपको अधिकरण का यूज होता है। दोस्तों ये आप कारक चिन्ह अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ज़रूर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। दोस्तों आपको बताना है तन जो शब्द है वो आपका किस तरह का शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दोस्तों जिन संज्ञा शब्दों से मतलब पुरुषत्व, मतलब पुरुषवाचक का बोध हो, वहाँ पर उसे पुल्लिंग कहते हैं। दोस्तों जो तन है आपका वो आपका पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों आप जब आम बोलचाल की भाषा में यूज करते होंगे कि मेरा तन या उसका तन, तो दोस्तों वहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाता है। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक रूप है। दोस्तों उत्तम पुरुष आपको बताना है कि किस तरह का भेद है, दोस्तों कि मतलब किस तरह का सर्वनाम है। दोस्तों उत्तम पुरुष में आपका मतलब मैं या मैं आता है, हम आता है। दोस्तों इस वजह से ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वो सॉरी दोस्तों, निजवाचक नहीं होगा इसमें, इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। दोस्तों आपको इसमें अशुद्धि बतानी है, कौन सी अशुद्धि है कंचन में। तो दोस्तों इसमें आपकी ये शब्द जो है आपका शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। मतलब कंचन एक कृशांगिनी युवती है, और कृशांगिनी के साथ युवती का प्रयोग जो किया गया है ना, वो दोस्तों यहाँ पर युवती का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कृशांगिनी भी बोल दिया तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। दोस्तों आपके सिलेबस में भी दिया है मतलब पत्रों के बारे में, तो दोस्तों आपका बी आपका आंसर सही हो जाएगा। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये आपका अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। मतलब आपको स्वर बताने हैं हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपके जो स्वर हैं टोटल 11 हैं, जिसमें से आपके ह्रस्व स्वरों की बात करें तो आपके 4 ह्रस्व स्वर हैं, और जो आपके दीर्घ स्वर रहते हैं ना, वो दोस्तों 7 आपके दीर्घ स्वर हो जाते हैं। 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं और आपके 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 15 नंबर क्वेश्चन पर। जिन सामासिक शब्दों में पहला शब्द संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं। दोस्तों आपको विशेषण वाला बताना है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहाँ पर आपका सप्त सिंधु या दोपहर या फिर त्रिलोक टाइप के ये शब्द होते हैं। अब बात करते हैं आपके 16 नंबर क्वेश्चन पर। स्वावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इसका आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि स्वावना में आवना आपका हो गया, लिखाई में आई हो गया, और छलिया में ईया हो गया, जो कि आपके प्रत्यय हैं। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों आपको बताना तत्सम शब्द बताने हैं इसमें। एक तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन आया, कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब डी आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि दोस्तों मछली को मीन भी बोल देते हैं, और ये आप देख लेना, माँ को माता बोलते हैं, माता जी। एंड केला को दोस्तों, केला को आपको कदली बोलते हैं। इस वजह से ये जो अमूल्य शब्द लिखा गया है ना, ये बिल्कुल राइट है, मतलब आपका तत्सम शब्द है, और ये तीनों के तीनों तत्सम तद्भव शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं। दोस्तों वो आपको पता होगा कि वे शब्द आपके तत्सम ही रहते हैं, मतलब जो आपके संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए
भी आपके तत्सम शब्द हो गए। और तत्सम का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है आपका तद्भव, जो हम आम भाषा में यूज करते हैं। और देशज तो आपको पता ही है, मतलब जिनका जन्म हमारे देश में ही हुआ हो। और अर्ध तत्सम वो होते हैं जिनमें आपके संस्कृत के भी शब्द शामिल हों और दूसरी भाषाओं के भी शब्द शामिल हों। अब बात करते हैं आपके 19 नंबर क्वेश्चन की। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? दोस्तों आपको किलकिल बताना है किस टाइप का शब्द है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका देशज। 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? दोस्तों आपका ये पुर्तगाली भाषा का शब्द अलमारी हो जाएगा। आप 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है, लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये आपका निपात शब्द हो जाता है, यानी कि निपात में श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान के लिए यूज तो होता है, लेकिन इनका कोई अंग नहीं होता है। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। और मतलब इसको मैं आपको शुद्ध शब्द बताना है। दोस्तों इसमें मूल्यवान में आपको पता ही है कि जो यम पे मात्रा, मा पे जो मात्रा लगी वो गलत है। और आपकी ये क्लिष्ट में भी कोई शब्द नहीं होता है। और ब्रह्मा होता तो एक बार सही भी हो सकता था। ब्रह्म कोई शब्द नहीं होता है, मतलब पृथक आपका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन से चारों में से कौन सा शब्द है जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। तो दोस्तों आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब प्रत्येक जो है आपका एक वचन होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? दोस्तों आपको वर्गीकरण बताना है, जिसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। मतलब आपका एक तो रचना के आधार पर होता है वर्गीकरण और एक अर्थ के आधार पर वर्गीकरण होता है, तो आप इसको देख लेना। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें आपका एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, जिसको सरल वाक्य कहते हैं। दोस्तों अगर आपको हिंदी के नोट्स चाहिए तो आप हमें वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? दोस्तों आपको वर्गीकरण बताना है 27 नंबर क्वेश्चन में। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि। अब विपत जाल में कौन सी आपकी संधि यूज हुई है, आपको बताना है। विपत जाल में व्यंजन संधि है, क्योंकि दोस्तों इसमें ता को जा में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें कि मतलब ता का लोप हो गया तो आधा जा आपका बन गया। इस वजह से यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी 29 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग वाक्य से पहले लगे होते हैं, तो दुरात्मा का आपको पता है कि अगर हम संधि विच्छेद इसका करें तो आपका दुर प्लस आत्मा, ठीक, आत्मा। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? दोस्तों इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ओले जो हैं उनको नापा या तोला जा सकता है, इस वजह से वो परिमाणवाचक हो जाएंगे। लड़की की सुंदरता नापी तोली नहीं जा सकती, और हरा भरा भी नापा तोला नहीं जा सकता, और अच्छापन को भी आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। मनोभावों को प्रकट करने वाले बेअधिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों इसमें आपका डी हो जाएगा, मतलब किसी पुरुष के बारे में बात करी गई है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दोस्तों आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमुदनी। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों यदा कदा का सही अर्थ आपको बताना है।
तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब यदा को जब कहते हैं और कदा को कब कहते हैं। अब बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। दोस्तों ये आपके समानार्थी शब्द हैं, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। अब इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब नियत का तो निश्चित होता है और नियत का इरादा होता है, मतलब आपकी नियत खराब है मतलब आपका इरादा ख़राब है, इस वजह से आप मतलब इस तरह के वाक्यों को आप जब यूज करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको। आप 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों आपको बताना है कि आपका बी आपका आंसर सही हो जाएगा, अनुरूप। ठीक है दोस्तों, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर अनुरूप ना बोला जाता फिर भी हमारा वाक्य हो जाता। अब बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। जब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन सी वृत्ति है आपकी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामर्थ्य सूचक। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का हाँ ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, मतलब आपका अंग्रेजी वाक्य कहाँ से करते हैं। मतलब आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, मतलब यस या नो का जवाब तभी देंगे ना जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वजह से आपका ये आपका इंटेरोगेटिव वर्ड से हो जाता है। तो आपका 38 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, आपका ऑक्सिलरी वर्ब से, मतलब जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसको सबसे पहले आगे लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपर्युक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुपात का चयन कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, क्योंकि आपने अगर ग्रुप बी का एग्ज़ाम दिया हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दिया हो तो दोस्तों उसमें आपको एक ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य के सही संधि सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। मतलब आपको सही वाक्य बताना है, इनमें 3 गलत होंगे, कोई एक सही होगा। एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है, क्योंकि दोस्तों मतलब आदेश देना एक इच्छा के रूप में काउंट किया जाता है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो रहे आपके हिंदी के 40 प्रश्न। और अगर आप ये तो आपके हिंदी के 40 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आपको टोटल वहाँ पर हो सकता है कि कोई भर्ती बोर्ड ने तय नहीं किया है, हो सकता है आपको 40 क्वेश्चन भी मिले और 50 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। तो दोस्तों हम डेली 40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों ये तो आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया, और जल्दी आपको मतलब अभी तुरंत आपको एक मैथ का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें कि आप अच्छे से मतलब उसमें समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ समझाने को था नहीं, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा आपको समझाया नहीं है। और ये तो मतलब आप अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तभी आप इसको कर सकते हैं। अब हम मैथ का उसके बाद आपको 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और रीजनिंग का भी एक आपको 40 क्वेश्चन का मिलेगा। और आपकी जो फिजिक्स रहती है ना, फिजिक्स और आपकी जीके, दोस्तों ये मैंने सेपरेट कर रखी है। उसमें आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग हमारा जीके का सेक्शन रहेगा, एंड असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग हमारा सेट रहेगा, एंड वर्कशॉप स्टाफ के लिए अलग। तो दोस्तों इनके भी अभी वीडियो आपको मिलने वाले हैं, तो दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब आपकी हिंदी को तो कॉमन प्रैक्टिस सेट हो गया, मैथ का भी कॉमन प्रैक्टिस सेट हो गया, और आपका रीजनिंग का भी कॉमन प्रैक्टिस सेट हो गया। जो आपका जीके का सेक्शन है उसमें आपका अलग अलग सिलेबस है, इस वजह से मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अलग अलग आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं समय समय पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।